नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो वेग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, जिसमें हमने 2 वेगों के बारे में जान लिया था। एक तो औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। हम औसत वेग के बारे में कुछ लिख रहे थे, उसका जो सूत्र आया था वो देखिए आप कि जो आर एवरेज होता है उसका सूत्र आया था माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और नीचे लगा दूं मैं प्लस। यहाँ ये प्लस और माइनस किसको बताते थे बताओ? माइनस बताता था अभिकर्मकों को और प्लस बताता था उत्पादों को। यानी कि जो अभिकर्मक होते हैं उनकी सांद्रता में लगातार कमी होती जाती है, इसलिए उनके लिए माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और जो उत्पाद होते हैं उनके लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी सांद्रता में लगातार वृद्धि होती जाती है। इसलिए अपन ने इस आर एवरेज के सूत्र को छोटा प्रारंभ दे करके ऐसा लिख दिया था। वैसे अपन ने आर एवरेज का मान क्या पढ़ा था कि जो आर एवरेज होता है वह माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और बराबर में प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। लेकिन हमने आर और टी नहीं लिख करके क्या लिख दिया, केवल सांद्रता के रूप में लिख दिया। तो आर एवरेज का मान क्या हो जाएगा? माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इसका जो इकाई होगी, इस औसत वेग की जो इकाई होगी वह सेम वही होगी जो हमने अभिक्रिया वेग के लिए निकाली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सांद्रता आ रही है और यहाँ पे भी समय आ रहा है, जो कि सेम अभिक्रिया के वेग के समान है। अब हम ये देखना चाहते हैं उस जो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा उसके नीचे हम एक लाइन लिखना चाहेंगे कि यहाँ पर ये माइनस और प्लस क्यों लगाया जाता है, या माइनस और प्लस किस चीज के लिए लगाया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि माइनस अभिकारकों की सांद्रताओं में कमी को बताता है और प्लस उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। तो आप नोट कीजिएगा, देखिए ये चीज आपने लिखी होगी, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार कि जो आर एवरेज है ये आपने लिख रखा होगा और माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी भी लिख रखा होगा। इसके नीचे हम लिखेंगे कि यहाँ लिखिएगा आप, यहाँ माइनस चिन्ह जैसे लिखा, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताओ किसकी सांद्रता में परिवर्तन बताओ, या किसकी सांद्रता में कमी को बताएगा? अभिकारकों की सांद्रता यानी कि आर। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिकारकों यानी कि आर की सांद्रता में कमी को बताता है, जबकि बताओ प्लस चिन्ह किसके बारे में बताएगा? प्लस चिन्ह जो उत्पादों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती जा रही है उसके मान को बताएगा। यानी कि हम लिखेंगे जबकि धनात्मक चिन्ह उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। यहाँ पर अपने जो औसत वेग है उसकी परिभाषा खत्म होती है। अब हम ये जानेंगे कि जैसे अपन ने अभिक्रिया वेग के लिए जो दोनों ग्राफ बनाए थे आर और टी के लिए, यानी कि जो अभिक्रिया की जो सांद्रता होती थी वो लगातार कम होती जाती थी और प्रोडक्ट की जो सांद्रता होती थी वो लगातार बढ़ती जाती थी, वही चीज अपन ने यहाँ पर लिखी है। और अगर हम इस चीज को ग्राफिकली भी समझना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 2 ग्राफ। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जब मैं आपको बताता जाऊं कि आपको लिखना है तभी आपको लिखना है। देखो ध्यान से, मैं अगर आर के लिए ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, मैं जब आर के लिए ग्राफ बनाऊं तो मैंने आर के लिए जो ग्राफ बनाया था समय टी के सापेक्ष वह क्या था बताओ? आर के लिए जो ग्राफ बनाया था वह क्या था बताओ? इस प्रकार का था।
अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो x अक्ष है वो हमें समय को बताता है और जो y अक्ष है वो किसको बताता है बताओ, r को। और r में भी r की जो सांद्रता हो रही है ना उसमें परिवर्तन को बताता है। यानी कि ये जो यहाँ पर किसके मान होंगे बताओ, r की सांद्रता होगी, यानी कि r की जो कंसंट्रेशन होगी ना C, उसके मान को हमें बताएगा। तो बताओ जो r एवरेज अपन ने पढ़ा था उसके लिए दो स्थितियां होनी आवश्यक है, T1 और T2, और उन पर R1 और R2 या C1 C2। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो मैंने यहाँ पर कोई समय लिया, मान लेते हैं वो T1 समय रहा होगा, जैसे कि अपन ने उस जो R और T की जो अभिक्रिया में जैसे समझा था ना, अपन ने वो 10 R एवरेज वेग आया था, वही चीज यहाँ अपन सेम टू सेम कर रहे हैं। बस वहां पर अपन ने गणितीय रूप से समझा था और यहाँ पर हम ग्राफीय रूप को उससे समझ रहे हैं। देखो ध्यान से, माना मैंने कोई समय T1 लिया, उस पर जो R है उसकी सांद्रता कुछ रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर रेखाएं ड्रॉ की तो यहाँ पर मुझे मान लिया C प्राप्त हुआ, C1। और जैसे मैंने T2 लिया तो T2 पर कुछ सांद्रता रही होगी C2। तो आप मुझे बताइए, इधर समय बढ़ रहा था लेकिन जैसे ही हमने समय बढ़ाया तो बताओ सांद्रता के मान में बताओ कमी हुई नहीं हुई, बताओ हो गई। और इसीलिए तो हम कौन सा चिन्ह लगाते थे बताओ, ऋणात्मक चिन्ह। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो मैं R एवरेज लिखूंगा वह क्या लिखूंगा बताओ, माइनस सांद्रताओं में परिवर्तन और बटा समय। यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस बताओ C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना और गौर करना। मैंने क्या किया, T1 समय पर जो सांद्रता थी C1 और T2 समय पर जो सांद्रता थी C2, उसको मैंने R एवरेज के सूत्र में रखा। तो डेल्टा C का मान होता है C2 माइनस C1 और ये माइनस का चिन्ह आ गया और डेल्टा T का मान देगा T2 माइनस T1। इसके बाद अगर हम इसी चीज को R पर नहीं अप्लाई करके P पर अप्लाई करें तो ध्यान से देखना, उसके लिए भी बताओ, उसके लिए जो ग्राफ आया था वो कैसा आएगा बताओ, कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती जाती है बताओ, इंक्रीज होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वही चीज वापस से T1 और T2 मानेंगे। क्यों? क्योंकि R एवरेज में जो डेल्टा C होता है उसके लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना T1 समय पर इसकी सांद्रता कुछ रही होगी, मान लेते हैं C1 रही होगी, और T2 समय पर इसकी कुछ सांद्रता रही होगी। यहाँ पर मैं T2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं T2 लिख रहा हूँ और ये अपन को T को बताता है। तो T2 पर कुछ सांद्रता रही होगी, मान लेते हैं C2। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो सांद्रताएं होती है उनमें लगातार वृद्धि होती जाती है। तो आपको पता चल गया होगा हम प्लस का चिन्ह क्यों लगाते हैं। अब आप बताइए, जो R एवरेज है उसको अगर मैं माइनस नहीं लिख करके, यानी कि अभी कारकों के संदर्भ में नहीं लिख करके अगर मैं उत्पादों के संदर्भ में लिखूं, यानी कि इसके लिए लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं R एवरेज बराबर प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिया था और वहां पर क्या ले लेंगे प्लस। तो R एवरेज बराबर प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अच्छा, सांद्रताएं लिख रहे हैं इसलिए इसमें बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे देखो प्लस डेल्टा T, डेल्टा C वही सेम टू सेम चीज C2 माइनस C1। तो यहाँ अपन लिख देंगे C2 माइनस C1 और अपॉन में T2 माइनस T1। तो यह बताओ किसके संदर्भ में हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट के संदर्भ में। यानी कि यह चीज जो होगी वो प्रोडक्ट के संदर्भ में अपन को औसत वेग बताएगी और यह R के संदर्भ में। अच्छा, अब आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये अलग अलग आएंगे क्या मान, नहीं, क्योंकि जितनी सांद्रताओं की कमी अभिकर्मकों में होती है उतनी ही सांद्रता की वृद्धि किसमें हो जाती है बताओ, उत्पादों में हो जाती है। यानी कि जो यहाँ से मुझे मान प्राप्त होगा और यहाँ से जो मुझे मान प्राप्त होगा वह एक ही होगा। तो अब अपन को यह सब लिखना है। मुझे विश्वास है आपको ये दोनों ग्राफों की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से इसका मान प्राप्त करना आ गया होगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करोगे, R एवरेज का मान इस प्रकार से लिख करके वो दो समयों के लिए सांद्रताएं देगा तो R एवरेज का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। अब अपन इसको लिखते हैं।
पहले अपन ने परिभाषा लिखी थी, अब औसत वेग का हम क्या लिखेंगे बताओ, ग्राफीय निरूपण या गणितीय निरूपण। ध्यान से देखना और नोट करना। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ औसत वेग का ग्राफीय निरूपण। यहाँ पर वो जो अपन ने लिखा था ना अभी जो दो चीज कि माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह किसको बताता है, उसके नीचे छोटा सा हेडिंग डालना और लिखना औसत वेग का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण तो बताओ क्या लिखेंगे हम, बताओ। इधर की तरफ मैं लिख रहा हूँ आर के लिए और इधर मैं लिखूंगा बताओ प्रोडक्ट के लिए। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। बताओ जो एक्स अक्ष होता है वो हमेशा समय को बताएगा, इधर भी समय को बताएगा। ऊपर जो होगा वह सांद्रता को बताएगा यानी कि सी को बताएगा, लेकिन इसमें हम आर को ले लेंगे और इसमें हम प्रोडक्ट को ले लेंगे, ठीक है। फिर हम जो आर के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए वो क्या होता है आपको पता होगा कि जो आर की सांद्रता होती है वो शुरू में तो अधिकतम होती है और लगातार घटती जाती है, जबकि प्रोडक्ट का मान लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, t1 समय पर इस पर एक रेखा खींचेंगे जो हमें आर की सांद्रता का मान बताएगी, माना वह सांद्रता C1 है। ऐसे ही बताओ T2 के लिए मैं लिख सकता हूँ कि माना T2 पर इस आर की सांद्रता कितनी रह जाएगी बताओ C2, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है C का मान लगातार घट रहा है, तो हम इसके आगे क्या लगाते हैं बताओ माइनस। अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं इस चीज के लिए क्या लिख सकता हूँ बताओ कि जो आर एवरेज होगा वह होगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और इस चीज को हम लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर माइनस C2 माइनस C1 और अपॉन में T2 माइनस T1। यहाँ पर आप ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा और इसके लिए सेम टू सेम यही चीज अपन लिखेंगे। बताओ क्या कि माना किसी समय T1 पर इसकी सांद्रता कुछ रही होगी, मान लेते हैं C1, और इसी प्रकार T2 समय पर इसकी कुछ सांद्रता रही होगी C2, तो हम लिख सकते हैं कि जो R एवरेज होगा उसको हम उत्पादों के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो R एवरेज होगा उसको हम लिख सकते हैं प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ मुझे आपको ये आवश्यकता नहीं होगी बताने की क्योंकि प्लस में लिया, लेकिन किसके संदर्भ में लिख रहे हैं बताओ, प्रोडक्ट के लिए संदर्भ में लिख रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो R एवरेज होगा वह होगा प्लस C2 माइनस C1। अच्छा डेल्टा C का मान आपको पता है ना, C2 माइनस C1, यानी कि अंतिम जो सीमा है उसमें से मैं किसको घटाऊंगा, प्रारंभिक सीमाओं को। तो C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, औसत वेग के बारे में जो पूरी जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि दूसरे वेग के प्रकार पर, और उसका नाम था बताओ तात्क्षणिक वेग, जो कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था। ये वही चीजें हैं जो अपन ने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ी थी। बताओ औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग, वही सब चीजें जो ग्राफ के द्वारा आपने समझी थी, पुनः वही चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो हमें बताएगा तात्क्षणिक वेग। मैंने तात्क्षणिक वेग के बारे में आपसे बात कर ली थी। जो तात्क्षणिक वेग होता है वह किस लिए उपयोग में लिया जाता है बताओ। औसत वेग हमें क्या बताता है, दो समय अंतरालों के मध्य जो टोटल औसत जो मान आता है वेग का वो हमें बताता है। लेकिन हमें अगर किसी बिंदु विशेष पर हमें अभिक्रिया के वेग का मान प्राप्त करना हो तो हम औसत वेग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी, तात्क्षणिक वेग की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि तात्क्षणिक वेग की परिभाषा होती है किसी विशेष समय पर
जो अभिक्रिया वेग को दर्शाता है, यानी कि किसी विशेष समय पर अभिक्रिया वेग का मान ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और आपको यह चीज पता होगी, किसी विशेष समय पर अगर मैं इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा खींच दूं तो इस स्पर्श रेखा में जो ढाल होती है वही हमें तात्क्षणिक वेग का मान प्राप्त कराती है। यह चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो हमने ढाल पढ़ी थी 11th क्लास में tan थीटा, वो आपको पता होना चाहिए कि जो ढाल होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। और किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा निकालते हैं तो हमें वह तात्क्षणिक वेग का मान प्राप्त करा देती है। आओ इसको विस्तृत से और पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये वाला ग्राफ वापस से मैं बनाऊंगा, देखना ध्यान से। हेडिंग डाल दिया होगा, बताओ दूसरा पॉइंट औसत वेग तो हमारा खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इसको हम लिखते हैं RINST। देखना ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया अभी कि जो हम अभिक्रिया वेग निकालते हैं किसकी सहायता से, औसत वेग की सहायता से, वह हमें किसी विशेष समय, किसी फिक्स टी पर हमें किसी वैल्यू का मान, किसी अभिक्रिया वेग का मान नहीं बताता है। वह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो औसत निकलता है वह औसत मान हमें बताता है। लेकिन हमें किसी विशेष समय पर अगर टी का मान प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक वेग की सहायता लेंगे। और तात्क्षणिक वेग कहता है कि जिस बिंदु पर आप वेग का मान निकाल रहे हो उस बिंदु पर आप क्या खींच दो, बताओ, स्पर्श रेखा खींच दो। और वह जो स्पर्श रेखा होगी वही हमें किसका मान बता देगी, बताओ, तात्क्षणिक वेग का मान बता देगी। यानी कि हम और तात्क्षणिक वेग की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, बताओ, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो आप लिखना इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, देखो, कि किसी अभिक्रिया में किसी विशेष क्षण पर प्राप्त किया गया वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे RINST से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। और ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने जो पिछला वीडियो आपको बना के दिया था उसमें मैंने एक चीज आपको बता दी थी कि जब हम तात्क्षणिक शब्द का उपयोग कब कर पाते हैं, जब जो वो डेल्टा टी का जो अंतराल होता है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाए, बताओ, 0 की ओर अग्रसर हो जाए। वापस से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, देखना ध्यान से। आर एवरेज से हमने तात्क्षणिक वेग का मान निकाला था, कैसे, ध्यान से देखना। आर एवरेज का मान होता था, बताओ, प्लस माइनस या माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि जो डेल्टा टी अंतराल होता है, यानी कि ये जो दो स्थितियों के मध्य का जो अंतराल होता है, अगर हम उस अंतराल को 0 की ओर अग्रसर ले जाने की कोशिश करें, यानी कि उस अंतराल को खत्म करने की कोशिश करें, तो बताओ वह दो बिंदु नहीं होकर के एक ही बिंदु बन जाता है। और उस विशेष बिंदु पर ही हम जो तात्क्षणिक वेग का मान निकालते हैं वही क्या कहलाता है, बताओ, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो हमने परिभाषा बनाई थी, अगर हम इस डेल्टा टी के मान को 0 की ओर अग्रसर ले जाए, यानी कि जो हमने वो T1 और T2 माना था, इन दोनों T1 और T2 के मध्य का जो गैप है, अगर हम उसको धीरे धीरे कम करते जाए तो यह अंतर 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और हमें दो स्थितियां प्राप्त नहीं होकर के केवल एक ही स्थिति प्राप्त होगी किसी विशेष क्षण की। और उसी विशेष क्षण पर जो वेग निकाला जाएगा वही तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर हम इस डेल्टा टी
को 0 की ओर अग्रसर कर दें तो यह डेल्टा टी किसमें बदल जाता है बताओ, dt में बदल जाता है। और r एवरेज नहीं होकर के वो किस वेग में बदल जाता है बताओ, तात्क्षणिक वेग में बदल जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो RINST यानी कि इंस्टेंटेनियस जो वेग होगा वह क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस डेल्टा, ये दोनों डेल्टा किस में बदल जाएंगे बताओ, d में बदल जाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं dc/dt। और यही आपको किसका मान बताता है, तात्क्षणिक वेग का। और आपने इस प्रकार के क्वेश्चन 11 में भी किए होंगे। वह एक फलन दे देता था x का, क्योंकि यहाँ पर तो c आ रहा है और वहां पर x आता था, और उस x का हम t के सापेक्ष अवकलन करते थे और r तात्क्षणिक वेग का मान निकालते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे। तो आपने यह सीख लिया होगा कि औसत वेग कब तात्क्षणिक वेग में बदल जाता है, जब वह जो अंतराल है हम उस अंतराल को ही खत्म कर दें तो दो सीमाएं भी खत्म हो जाएगी और वह दोनों सीमाएं मिलकर के कोई एक सीमा बनाएगी और उसी सीमा पर जो वास्तविक वेग आएगा वही जो हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। इसलिए हमने डेल्टा टी को किसकी ओर अग्रसर कर दिया बताओ, 0 की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर होता है तो डेल्टा टी किस में बदल जाता है बताओ, dt में बदल जाता है। और उस समय जो हमारे पास वेग का मान प्राप्त होता है वह औसत वेग नहीं होकर के क्या कहलाता है बताओ, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं RINST बराबर माइनस प्लस dc/dt। और यही सूत्र किसका होगा बताओ, तात्क्षणिक वेग का होगा। आपको बहुत अच्छे समय समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अच्छे से नोट करते हैं, देखना। आप समझने के लिए इस चीजों को साइड में लिख सकते हो, लेकिन जब हम नोट्स लिखते हैं तो उनको तरीके से लिखाता है, ठीक है, ताकि जब हम पढ़े तो हमारे सामने अच्छे से लिखा हुआ हो और हमारे दिमाग पर जोर ना पड़े। तो हमने लिखा कि इसे INST R इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं। अतः लिखना ध्यान से, अतः R एवरेज में प्लस माइनस डेल्टा C/डेल्टा टी लिखता था। और अगर मैं इस डेल्टा टी को अगर मैं अग्रसर कर दूं 0 की तरफ तो यह डेल्टा टी इसमें बदल जाएगा बताओ, dt में। अतः R तात्क्षणिक का मान क्या प्राप्त होने लग जाएगा बताओ, माइनस प्लस dc/dt। इतना सा आप लिख लीजिएगा और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कीजिएगा यहाँ तक। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। बताओ, अपन ने तात्क्षणिक वेग की परिभाषा पढ़ ली, अब अपन इसका ग्राफीय निरूपण भी सीखना चाहते हैं। देखना ध्यान से और सीखने की कोशिश करना। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमने लिखा था कि जो R तात्क्षणिक वेग होता है वह माइनस प्लस dc/dt होता है। कैसे हम निकालें, और हमने एक चीज का जिक्र भी किया था कि जो प्रवणता होती है या ढाल होता है उससे भी हम तात्क्षणिक वेग का मान कैसे निकालते हैं। आओ बोर्ड पर गौर करो, देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया R के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस प्रकार का ग्राफ, क्योंकि जो R का मान होता है वो लगातार कम होता जाता है। अब मुझे क्या करना है, किसी विशेष क्षण पर, इस विशेष क्षण पर मुझे क्या प्राप्त करना है, अभिक्रिया वेग का मान प्राप्त करना है। और वह अभिक्रिया वेग का मान मुझे कौन बताएगा बताओ, तात्क्षणिक वेग बताएगा। और तात्क्षणिक वेग कहता है कि आप इस बिंदु पर क्या ड्रॉ कर दो बताओ, एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट लाइन स्पर्श ड्रॉ कर दो। और उस टेंजेंट लाइन जो है स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा यानी कि जो उसकी प्रवणता होगी जिसे हम m से बताते हैं, वही ढाल हमें किसका मान बता देगी बताओ, इस अभिक्रिया वेग का मान बता देगी, या इस क्षण अभिक्रिया के वेग का मान बता देगी, जिसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, कि अगर ये जो रेखा है वह थीटा कोण बनाए तो जो m होता है उसका मान होता है, बच्चों ध्यान रखना, m का मान होता है tan थीटा। और tan थीटा का मान अगर हम लिखना चाहें त्रिकोणमिति से तो वह कहता है लंब बटे आधार। तो हम अब ग्राफ में जाएं और देखने की कोशिश करें कि लंब क्या आएगा बताओ। ये अगर मैं इसको नाम दे दूं O, A और C, क्योंकि त्रिभुज बन जाएगा और हम लंब और आधार का मान लिख देंगे।
तो आप मुझे बताइए कि जो लंब होगा वो हमें OC से प्राप्त होगा और जो आधार होगा वो हमें OA से प्राप्त होगा। अतः हम जो m का मान है या जो tan थीटा है उसका मान हम लिख सकते हैं OC अपॉन OA। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लाइन बोली कि किसी निश्चित बिंदु पर अगर हमें तात्क्षणिक वेग का मान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा। तात्क्षणिक वेग कहता है कि अगर आप किसी विशेष बिंदु पर अभिक्रिया वेग का मान प्राप्त करना चाहते हो तो उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा यानी कि जो m का मान होगा यानी कि जो tan थीटा का मान होगा वही हमें किसके मान को बता देगा, बताओ, r तात्क्षणिक के मान को बता देगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो r तात्क्षणिक का मान है वो हम इस tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। प्लस माइनस तो हमें लगाना ही पड़ेगा और हमें यह भी पता है कि प्लस माइनस dc अपॉन dt r तात्क्षणिक का मान होता है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस प्लस, बताओ ये dc अपॉन dt होगा वह किसके बराबर होगा, tan थीटा के। क्योंकि अभी अपन ने जिक्र किया कि जो तात्क्षणिक वेग करता है कि किसी बिंदु पर आप क्या ड्रॉ कर दो स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का मान होता है लंब बटे आधार, जो कि अपन ने लिख रखा है यहाँ पर। बताओ लंब का मान क्या होगा, बताओ OC, और बताओ आधार का मान कितना होगा OA। यानी कि जो r तात्क्षणिक वेग है उसके मान को हम स्पर्श रेखा की सहायता से निकाल सकते हैं और उसका मान कितना आएगा, बताओ, OC अपॉन OA। तो आप इसको अच्छे से लिखना, मैं अब आपको इस चीज को लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो तात्क्षणिक वेग होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा की सहायता से अगर हम वेग का मान निकाल रहे हैं तो वही तात्क्षणिक वेग होता है। क्योंकि अगर हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ढाल हमें उसके तात्क्षणिक वेग को बता देगा। एक्चुअली में देखना ध्यान से, ये क्यों आया, क्योंकि ये जो dc अपॉन dt है वो हमें क्या बताता है, ध्यान से देखना। बताओ dc कहीं यहाँ से आया होगा और dt कहीं यहाँ से आया होगा, यानी कि एक्चुअली अपन ने किया क्या, dc यानी कि जो लंब होगा वही तो dc है और dt जो अपना आधार है वही तो dt है। यानी कि एक्चुअली में ये है क्या, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मान हम कहां से निकाल सकते हैं, बताओ, tan थीटा से। तो तात्क्षणिक वेग ने यही किया था, यहाँ से एक चीज निकाली और निष्कर्ष करके ये देखा कि अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वह भी हमें डायरेक्ट इसका मान बता देगा, बताओ, r तात्क्षणिक का मान बता देगा, जो कि इसके बराबर होगा इस ढाल की प्रवणता के बराबर। और प्रवणता का मान होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान हम जानते हैं त्रिकोणमिति से लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मान हमने कहां से लिख दिया, बताओ, ग्राफ से लिख दिया। तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसको नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, और अगर समझने की कोशिश करो आप तो इस वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, वैसे एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज को पकड़ करके आपको बताया है कि ये चीज क्यों आई, कैसे आई, कैसे इसको यहाँ पर लाया गया है, क्यों परिवर्तन की गई है। ध्यान से देखना, हम इसको अपन लिखते हैं तात्क्षणिक। ध्यान से देखना, इसमें लिखना हमने लिख लिया था कि जो ग्राफ होता है उस पे अगर अपन किसी बिंदु पर क्या खींच दे, बताओ, स्पर्श रेखा खींच दे तो वह कोई कोण बनाएगी थीटा, किससे, एक्स अक्ष से, जो टी को बताता है, और ये अपन को आर को बताता है, यानी कि सांद्रता को बताता है। अच्छा, ये किसके लिए है, बताओ, अभी कर्मकों के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो r तात्क्षणिक का मान होता है वह एक्चुअली में होता तो यही क्या, dc अपॉन dt, लेकिन हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस, सॉरी ये तो होता ही है, लेकिन हम इसका मान इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, बताओ, ढाल से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि m बराबर, इधर लिख लेना, चूंकि m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो r तात्क्षणिक होगा उसका मान माइनस प्लस लंब बटे आधार है। लंब क्या होगा, बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा था O, यहाँ पर लिखा था A, यहाँ पर लिखा था C, तो हम लिख सकते हैं कि जो लंब होगा, बताओ, इस
समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। और इस समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है वो जिसपे बना होता है वो तो आधार होता है, और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बताओ? लंब कहलाती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार यानी कि OC अपॉन OA, अर्थात R तासनी का मान हम लिख सकते हैं OC अपॉन OA। यहाँ तक आपको लिखना है और अच्छे से इसको समझ